हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रायो प्रिजर्वेशन फॉर सेल टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म। ये एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट टूल्स एंड टेक्निक का टॉपिक है। तो राइटिंग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं बोल बोल के आप लोगों को समझाती हूँ। इसका राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस देखेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल। उसके बाद है क्रायो प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रिक्वेशंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, कंक्लूजन और रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। क्रायो वर्ड को ग्रीक वर्ड के कायोस से लिया गया है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है ठंड। यह बहुत कम टेम्परेचर में सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म को ठंडा करने में संग्रहित करने की प्रोसेस है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लिविंग सेल्स एंड टिश्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए कम टेम्परेचर का यूज करते हैं। इस टेक्निक में टिश्यूज़ को बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन से संबंधित साइंस को क्रायो बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसका यूज फीमेल के एम्ब्रायो, एग्स एंड मेल के स्पर्म को प्रिजर्व करने में होता है और वायरस, बैक्टीरिया के शोध के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, सिंपल भाषा में बताती हूँ। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम जितने भी सेल्स होते हैं, एम्ब्रायो होते हैं, एग होते हैं या फिर स्पर्म होते हैं, उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। आजकल जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो लेट से शादी करते हैं या फिर लेट से बच्चा चाहते हैं, वो अपना एग जो होता है उसको प्रिजर्व करके रख देते हैं, ठीक है, ताकि बाद में उनको कोई परेशानी नहीं हो। यही होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें हम लोग सेल्स एंड टिश्यूज़ को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन और क्रायो कंजर्वेशन सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के टेम्परेचर को कम करने तथा उसके स्टोर करने की प्रोसेस होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। तो क्रायो प्रिजर्वेशन की खोज जेम्स लॉवलॉक ने 1919 में की थी। इन्होंने सबसे पहले मुर्गे के स्पर्म का क्रायो प्रिजर्वेशन किया। बाद में 1950 में इन्हें इसे ह्यूमन में ट्राई किया, जहां फ्रोजन स्पर्म के इंसेमिनेशन यानी कि गर्भाधान के बाद प्रेगनेंसी प्राप्त हुई थी, ठीक है। इसका प्रिंसिपल देखेंगे। लंबे समय तक जीवित सेल एंड टिश्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए कम टेम्परेचर का यूज किया जाता है। सेल, टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म का कम टेम्परेचर में प्रिजर्व कर उसे फ्यूचर में यूज करना, ऐसे मेल एंड फीमेल जिसमें किसी डिजीज़ के कारण गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, उसके लिए इसे प्रिजर्व करना मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। तो फ्रीज प्रिजर्वेशन टेक्निक सेल के अंदर प्रेजेंट वाटर का लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफ़र पर बेस्ड है। इसमें सेल के अंदर प्रेजेंट वाटर का टेम्परेचर बहुत ही कम 196 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है कंपेयर टू प्योर वाटर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेल वाटर इज इवन अप टू -68 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टोर किया जाता है। सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म के क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए क्रायो प्रोटेक्टेंट्स एंड लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, का यूज किया जाता है। क्रायो प्रोटेक्टेंट देखते हैं। पहला है ग्लिसरॉल, फिर है एथिलीन ग्लाइकोल, डाइमेथिल सल्फॉक्साइड, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। पहला देखेंगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। सबसे पहले मटेरियल को सेलेक्ट किया जाता है। सेल, टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद देखेंगे सेकंड सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म एनालिसिस। सेल, टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म का एनालिसिस करेंगे, वह प्रिजर्वेशन के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। यदि हैं तो आगे की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे एडिशन ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट। यह प्रोसेस एनालिसिस के तुरंत बाद होती है। क्रायो प्रोटेक्टेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो थ्रोइंग एंड फ्रीजिंग के द्वारा सेल में होने वाली डैमेज को रोकता है।
क्रायो प्रोटेक्टेंट्स को प्रेजेंस सुपर कूलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट में कमी लाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे फ्रीजिंग। तो इसमें टेस्ट ट्यूब में फ्रीजिंग किया जाता है। फ्रीजिंग 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है स्लो फ्रीजिंग और सेकेंड है रैपिड फ्रीजिंग। पहला देखेंगे स्लो फ्रीजिंग। इसमें स्लोली फ्रीजिंग किया जाता है। कूलिंग रेट 0.5 डिग्री सेल्सियस तक ऐसे सबसे स्लोली रेट को बढ़ाया जाता है एंड 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। फिर लिक्विड नाइट्रोजन में डाला जाता है। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है बट इंट्रा सेलुलर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होता है। जनरली स्लो फ्रीजिंग कंप्यूटर कंट्रोल्ड फ्रीजिंग मैकेनिज्म के थ्रू होता है। स्लो फ्रीजिंग में बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे रैपिड फ्रीजिंग। इस मेथड में रेट ऑफ फ्रीजिंग बहुत सिंपल एंड ईजी है। इसमें फ्रीजिंग बहुत जल्द होता है। इसमें डायरेक्ट 196 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है, जिसके कारण मटेरियल में बहुत का चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन। फ्रीजन किए गए सैंपल मटेरियल को लिक्विड नाइट्रोजन में डाला जाता है। ठीक है, ताकि लॉन्ग टाइम तक टेम्परेचर लो रखा जा सके एंड यह लिक्विड नाइट्रोजन से ही पॉसिबल है। लिक्विड नाइट्रोजन ऐसा लिक्विड है जिसे -196 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। उसके बाद है थॉविंग। तो इस प्रोसेस में सीसी में स्टोर कल्चर को फ्रोजन स्टेट में 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर को कम ज़्यादा किया जा सकता है। इस प्रोसेस को बहुत जल्दी कराया जाता है, जैसे आइस के क्रिस्टल गर्म करने से लुप्त हो जाते हैं। सेल्स को 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है। फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग के टाइम सेल्स में बहुत से बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। उसके बाद है वॉशिंग। तो जनरली थ्रोवर्ड मटेरियल को कई बार वॉश किया जाता है टू रिमूव क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, क्योंकि ये विषैले होते हैं, इसलिए इन्हें ऑर्गेनिज्म के सेल और टिश्यू से हटाना ज़रूरी होता है एंड ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, फिर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम। तो डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मटेरियल को सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद एनालिसिस किया जाता है। फिर ग्रो इन कल्चर मीडियम में इसको ग्रो किया जाता है। उसके बाद एडिशन ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट। ठीक है, क्रायो प्रोटेक्टेंट को ऐड किया जाता है। उसके बाद टेम्परेचर सेट किया जाता है और यहाँ पे इसके रखा जाता है। फिर इसको वार्म वाटर से धोया जाता है। ठीक है, वॉशिंग किया जाता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। तो यह लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए यूजफुल है। डिजीज़ फ्री सेल्स एंड टिश्यू का कंजर्वेशन किया जा सकता है। फ्यूचर में यूज करने के लिए लॉन्ग टाइम तक मटेरियल को प्रिजर्व किया जा सकता है। लुप्त हो रहे स्पीसीज को बनाए रखा जा सकता है। यह प्रोसेस अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो पहले हम लोग देखेंगे एडवांटेज। तो यह डेयरी, कैटल, पिग एंड डॉग के ब्रीडिंग में उपयोगी है। क्रायो प्रिजर्व ब्लड कई ईयर तक स्टोर किया जा सकता है एंड आवश्यकता के अनुसार यूज भी किया जा सकता है। आगे की रिसर्च के लिए कैंसर एंड ट्यूमर सेल को प्रिजर्व किया जा सकता है। स्टेम सेल एंड स्किन टिश्यू सेल को आगे के यूज के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। लुप्त एनिमल के लिए आवश्यक है। और इसका डिसएडवांटेज देखेंगे तो हाई कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है और कई सोशल इश्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिकॉशंस। तो सेल के अंदर आइस क्रिस्टल के गठन को रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गन एंड सेल को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि सॉल्यूट्स का इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन हाई अधिक होगा तो सेल डैमेज तक हो सकती है, इसलिए लो होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे ड्यूरिंग फ्रीजिंग सेल से विलय के लीकेज को चेक करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कंक्लूजन।
तो क्रायो प्रिजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म को ठंडा करके फ्यूचर के लिए स्टोर किया जाता है। प्रिजर्वेशन के लिए क्रायो प्रोटेक्टेंट एंड लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। इसका यूज रिसर्च में भी किया जाता है। उसके बाद है रेफरेंस में है बाइनेट एंड SVS राणा।